गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट टर्न पर हमने कैपेसिटर समाप्त किया है, ठीक है। अब समझिए कैपेसिटर से पहले की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 12th जो है, जब हमने स्टार्ट किया था 12th का पहला क्लास, देन हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो पूरा था, मैंने कहा होगा आपको कि ये आवेश के इर्द गिर्द घूमने वाला चैप्टर है। मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ आवेश पढ़ना है, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। इसमें रुके हुए आवेश से संबंधित हम पढ़ रहे थे। इसमें आवेश कहाँ पर था? विराम में था, क्यू इन रेस्ट। ओके, ये जो है कैपेसिटर, ये भी इसी का पार्ट है था, ये कुछ नया नहीं था, इसमें भी आवेश रुका हुआ ही था। कैपेसिटर के पट्टिकाओं पर जाकर के आवेश रुक जाता था। थर्ड, अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आवेश मूव करेगा, चलेगा आवेश, क्यों जो है ना मूव करेगा। ओके, आवेश चलेगा। चलना भी 2 प्रकार से हो सकता है, एक कांस्टेंट स्पीड से चलना और दूसरा एक्सेलरेट होके चलना। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट हो, 40 के स्पीड में गाड़ी आपकी चल रही है तो वो उसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन 40 से 50 हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, या 40 से 30 हो रहा है, 30 से 20 हो रहा है, उसको बोलेंगे या तो एक्सेलरेट कर रहा है या तो रिटार्डेशन हो रहा है गाड़ी में। तो इन 2 प्रकार का यहाँ पर नहीं होगा। इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, सेम रफ्तार से वो चलता रहेगा। किसमें? तो धारा वैद्युत में। ओके ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। लिखिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, डालिए हेडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, लिखिए डिफिनीशन इसका लिखते हैं। लिखिएगा भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिशील आवेश से संबंधित गुणों व नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम गतिशील आवेश से संबंधित गुणों व नियमों का अध्ययन करते हैं, धारा वैद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा वैद्युत। अब जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा। अब क्या है ये विद्युत धारा? तो मैंने क्या कहा आपको अभी कि इसमें हम गतिशील आवेश से संबंधित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता भी वही है कि आवेश के सतत प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। लिख डालिए, आवेश के विद्युत धारा की डिफिनीशन लिखते हैं। आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो यहाँ दर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दर का क्या मतलब है? देखो दर का मतलब ये है कि कितना सेकेंड में, कितना समय में कितनी धारा बही, कितना आवेश बहा। समझ रहे हो? कितना समय में कितना आवेश बहा। जैसे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको जल से, पानी से। पानी की धारा भी बिल्कुल विद्युत धारा की तरह होती है। समझिए, जैसे नदी में पानी बह रहा है, पानी की एक सीमित मात्रा है जो सीमित समय में बह रही है। लेकिन यदि अधिक प्रचुरता में पानी आ जाए, पानी ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाए उस नदी में, तो क्या होगा? ज़्यादा पानी बहेगा कम समय में, तो आगे यदि जगह नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि आप जानते हो नदी में जितना बड़ा रहता है उसका पानी का फ्लो, उसी के हिसाब से नदी बना हुआ रहता है, उसका बांध उसी के हिसाब से होता है। जैसे ही ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा, बांध टूट जाएगा और चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो जैसे ही ज़्यादा मात्रा में, एक लिमिट से ज़्यादा मात्रा में बहेगा, वैसे ही वो विकराल रूप धारण कर लेगा और बाढ़ टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर देगा। सेम थिंग यहाँ पर होता है। अब थोड़ा सा और समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों को पानी चढ़ता है, हमें तबीयत ख़राब हो तो क्या होता है? हम पानी चढ़वाते हैं। तो जैसे ही पानी चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में वैन जो है, वैन में लेकर के अपन इंडिकेटर लगाते हैं, लगाते हैं, उसमें एक इंजेक्शन लगाने वाला जो होता है ना, इंट्राकेट, और उसको लगा करके हम पानी चढ़ाते हैं। अब सोचो, जैसे हमें पानी चढ़ाना ही है, अब 1 बोतल पानी चढ़ने में हमको 1 घंटा का समय लगता है, मान लिया जाए। अब क्या करा कि डॉक्टर ने कहा यार बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है, क्या करते हैं 10 बोतल लेकर के बिल्कुल हाथ में यहाँ घुसेड़ दिया, पैर में घुसेड़ दिया और एक ही साथ स्टार्ट कर दिया विद फुल स्पीड। तो क्या पूरा का पूरा 10 बोतल मान लो यदि आपको 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, तो क्या 1 मिनट जो पानी चढ़ रहा है वो आपके जीवन का अमूल्य क्षण होगा? और उस क्षण में शायद आपके आत्मा का परमात्मा से मिलन तक हो जाए।
समझ रहे हो? तो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सनई सनई बिल्कुल ठीक रहता है ये, है ना। तो चलिए, हमने जाना कि दर से मैंने संबंधित आपको बात करी कि दर इसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तो मैंने कहा, इसकी डिफिनीशन क्या कही मैंने कि भाई क्या कहा, आवेश के सतत प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, है ना। तो इस प्रकार क्या कह सकते हो, ध्यान से देखिए, इसे हम जो है विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। किससे? I से। मैं लिख ही देता हूं, इसे I से सूचित किया जाता है। ओके, अगला, इसका SI मात्रक एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड होता है। ये एम्पियर तो आपको दिख गया होगा, कूलाम पर सेकेंड में शायद दिक्कत होगा। तो क्या जानते हो आप, I बराबर Q/T। Q का मात्रक क्या, कूलाम, T का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो गया, कूलाम पर सेकेंड। इसका वीमा सूत्र A होता है। ओके, उसके बाद यह एक आधारी राशि है। और लास्ट, यह एक अदिश राशि। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों, मैं क्या कह रहा था कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों है। विद्युत धारा में क्या है, दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन ये अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? तो इसीलिए अदिश राशि है कि इसमें कोई दिशा मैटर नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए मैं किसी भी डायरेक्शन में, है ना, जैसे कि मैं सॉकेट में लंबवत लगाऊं, सॉकेट में अपना प्लग, या फिर टेढ़ा करके लगाऊं, सीधा करके लगाऊं। बताओ, ऐसा होता है कि सॉकेट है लगा हुआ, उसमें सीधा लगाओगे तभी टीवी चलेगा, तभी फैन चलेगा? ऐसा नहीं होता है। आप कैसे भी करके, सॉकेट यहाँ है, नीचे की ओर लगा दो फिर भी, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जिधर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर में जीरो होता है उसका कंपोनेंट, सब कुछ जीरो, यानी कि उधर धारा नहीं बनना चाहिए था। लेकिन वेक्टर में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ करंट के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बिल्कुल। तो चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा रहेगा हमारा कि विद्युत धारा में, लिखिएगा, विद्युत धारा में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, परंतु विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, परंतु विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्लियर है? तो लिखिएगा उसका उत्तर, सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखिएगा, विद्युत धारा में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, परंतु यह सदिशों के योगफल के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्लियर है? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा की परिभाषा से क्या जानते हो? अभी जाना आपने कि आवेश के प्रवाह की दर को हम बोलते हैं, दर के नीचे क्या आएगा? समय आएगा, ऊपर क्या जाएगा? आवेश। देखो,
यदि समय अंतराल बहुत बड़ा है, आपको मैंने 11th में ही बताया था, डेल्टा का मतलब होता है समय अंतराल बड़ा होना, और यदि समय अंतराल बहुत छोटा होगा तो डी का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना, स्मॉल डी का। ये हो गया, इसको बोलते हैं आई एवरेज। क्या बोलते हैं? औसत धारा। ये क्या है? औसत धारा है, औसत धारा। ओके, अच्छा अब देखो, जैसा कि मैंने कहा ये समय अंतराल बड़ा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जैसे अंतर लिखना है मुझे, आवेश का अंतर, तो क्या लिखूंगा मैं? Q2 अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो ये भी एक हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, यदि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब समय अंतराल लगभग जीरो के इर्द गिर्द पहुँच जाए, तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। और क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने कहा, समय अंतराल बड़ा हो देन डेल, अंतराल छोटा हो तो डी, तो मैं क्या लिखूंगा? dq बाई dt। इसको क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक, सॉरी dt, तात्क्षणिक धारा। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि आपको तात्क्षणिक धारा निकालना है कि औसत धारा निकालना है, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिए। एक और बात लिख सकते हैं, I बराबर Q बाई टी, जो कि आपने बचपन में पढ़ा है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये हो गया, और एक ये भी हो गया। ये चारों काम के हैं, ऐसे ही बिल्कुल जैसा है वैसा छाप लें। छापिए। छाप लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा, जैसे 1 एम्पीयर को परिभाषित करें, क्वेश्चन है हमारा, 1 एम्पीयर को ठीक है भाई, 1 एम्पीयर को परिभाषित करें। लिख लीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? उत्तर क्या होगा बोलिए तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मैं I बराबर लिख रहा हूँ Q बाई टी। अब सोचो, यदि Q का मान 1 कूलाम हो, समय का मान भी 1 सेकेंड हो, तो क्या इसको बोल सकते हैं हम कि ये 1 एम्पीयर है? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो चालक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। तो चालक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिख सकते हो आप, 1 कूलाम को परिभाषित करें। लिखिए डिफिनीशन, लिखिएगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। अब देखो तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q बराबर आई टी। अब I का मान क्या हो जाए? 1, और T का मान भी 1 हो जाए, तो 1 गुने 1 1 कूलाम लिखोगे, Q का मात्रक है ना। अब क्या कहोगे कि यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक तार से प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से 4 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा,
सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन है ना। देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है, दिया हुआ है Q कितना 10 कूलम, T दिया है कितना 4 सेकेंड, तो I बराबर क्या जानते हो Q/T, Q का मान 10, T का मान 4, कितना हो गया 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको छाप लो पहले, फिर मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश Q बराबर लिखा हुआ मान लिया जाए 2T² प्लस 5T हो, तो इतना हो तो T बराबर 3 सेकेंड पर तार से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करें। ओके, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन। अब क्या जानते हो कि I बराबर क्या होता है, I इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है dQ/dt, है ना। या फिर देखिएगा ध्यान से, या I इंस्टेंटेनियस d Q का मान वहाँ से पटक दो, क्या है 2T² प्लस 5T/dt। ओके ना, ओके ध्यान से देखिएगा, I इंस्टेंटेनियस डिफ्रेंशिएट कर दो इसको तो हो जाएगा 4T प्लस 5। ओके ना। अब कितना पर पूछ रहा है, T बराबर कितना पर 3 सेकेंड पर, तो एट T बराबर 3 रख दो, जहाँ जहाँ T बराबर किस पर 3 पर रख दो, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे 3, तो 4 × 3 प्लस 5 कितना हो गया 4 3 × 12 प्लस 5 बराबर 17 एम्पियर। ओके बच्चों, छाप लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश Q बराबर 2T² प्लस 3 हो, तो T बराबर 2 सेकेंड से T बराबर 6 सेकेंड में तार से प्रवाहित औसत धारा का मान ज्ञात करें। औसत धारा का मान ज्ञात करें। ओके ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप बोलो तो क्या आपको पता है कि डेल्टा
आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, पता होगा, ये तो मैंने अभी भी बताया आपको। यहाँ से क्या पता पड़ा कि आई एवरेज जो है वो बराबर है Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। Q2 का मतलब बाद में जितना आवेश है, Q1 का मतलब शुरू का जो आवेश है, मतलब T जब T 2 है तब, और Q2 का मतलब जब T कितना है 6 है तब, बाद मतलब यही वाला समय ना। ओके, और नीचे तो लिखा हुआ ही है, तो मुझे चाहिए क्या क्या Q2 और Q1, तो मुझे निकालना पड़ेगा। ये Q लिखा हुआ है, T का वैल्यू रखोगे वैसे ही Q2 का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो Q2 एट T बराबर कितना 6 पर, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा बोलो तो, लिख दोगे 2 इंटू T का मान 6 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। कितना हो गया देखो तो, 6 6 1 36 दूनी 72 और 3 75 हो गया ये 75। इसी प्रकार Q1 निकालते हैं एट T कितना पर, शुरू में कितना है 2 है, 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। कर दो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 मतलब 11 कूलाम है, तो कूलाम रख दो यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो तो, आई एवरेज बराबर, वो भी छापना है ना, इसके बगल में इसके नीचे वो भी छापना है। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, Q2 का मान कितना 75, तो 75 माइनस 11 अपॉन कितना रे 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2, चलो 75 में से 11 गया, 5 में से गया 4, 7 में से गया 6 बट्टा 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, कितना हो गया 16 एम्पियर। देख रहे हो, तो आ गया यहाँ से हमारा आंसर। ओके ना, गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो हमें करंट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि बताइए आवेश क्या होगा, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I बराबर कितना है, मान लो लिखा हुआ है 2T प्लस 3 है, तो ना इतना हो तो T बराबर 2 सेकेंड से T बराबर 5 सेकेंड में तार से प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करें। आवेश का मान ज्ञात करें। ओके, आवेश का मान ज्ञात करें। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको क्या पता है, आपको पता है कि I बराबर होता है dq बाई dt, पता है ना। मुझे dq चाहिए, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो क्या लिखूँगा dq बराबर क्या I dt, I की वैल्यू वहाँ से रख दो, कितना है 2t प्लस 3, ओके ना, और इंटू dt, या फिर ध्यान से देखो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 से लेकर के 5, लिखोगे 2 से 5, और आवेश कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा 0 से लेकर के q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dq का इंटीग्रेशन q, जैसे लिमिट है वैसे रख दो, कहाँ से कहाँ 0 से लेकर के q तक, और यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t। इंटीग्रेशन का फंडा पता होगा आपको, है ना, 2 से लेकर के 5। ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, q माइनस 0 बराबर है कितना टी स्क्वायर प्लस 3t, तो टी स्क्वायर प्लस 3t, और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट हो गया 2 से लेकर के 5 तक, ओके ना। यहाँ से q बराबर हो गया, एक बार रख लो 5,
5 रख दो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस, अब देखो ध्यान से, एक बार 2 रख दोगे तो माइनस में लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ओके ना। तो 5 5 जा 25 प्लस 15 माइनस 2 दूनी का 4 और प्लस 6, ठीक है। 25 15 40 और माइनस 10 बराबर 30, और Q है तो Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम, आंसर, ठीक है भाई। तो इसको छाप लो, तो छाप लो। फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, छापो। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न आपके लिए लिख दिए हैं, ये तीनों प्रश्नों को आपको घर पर करना है, ठीक है, अपने से करना है और अच्छे तरीके से करके फिर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कर लेंगे, ओके। छाप लीजिए इसको, छाप लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक नोट लिखिएगा आप लोग, नोट में लिखिएगा विद्युत धारा के, लिखो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा के अनुदिश माना जाता है, परंतु वास्तव में धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होती है। लिख लिया। मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, ये दोनों एक ही बात है। वास्तव में हुआ क्या कि शुरुआत में हमें पता नहीं था कि धारा बह कैसे रहा है, तो हमने मान लिया, अंदर में तो हम जाकर देखे नहीं थे, हमने मान लिया क्या कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो बहता है, इसके लिए धारा उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो पता चला कि वास्तव में उस वजह से नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो बह ही नहीं सकता है। बह कौन सकता है, आपने पहले ही पढ़ा है कि बह कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो बाद में पता चला कि नहीं भैया, ये तो इलेक्ट्रॉन के बहने से उत्पन्न होता है। तो लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। देखो ध्यान से, मैंने एक गोला लिया, मान लो इसको गोले पर मैंने आवेश दिया है 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। इसको मैंने धरती माँ में जोड़ दिया, ठीक है, ये हटा हुआ था। सोचो 10 माइक्रो कूलाम का इस पर धन आवेश है, तो जैसे ही मैं धरती माँ से इसे जोड़ूंगा तो क्या होगा, आप दोनों बातें कह सकते हो। 10 माइक्रो कूलाम धरती माँ में गया, धरती में गया, या धरती से -10 माइक्रो कूलाम कहाँ गया, इसमें गया। दोनों एक ही बात को सूचित कर रहा है। समझ में आ रही है बातें? दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन के बहना पता चल भी गया तो ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। सही है बच्चों? तो लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए 10 माइक्रो कूलाम धन आवेश से आवेशित गोला यदि चालक तार से पृथ्वी से जुड़ा हो तो ये बात समझने वाली है ना बढ़िया से। तो प्लस 10 माइक्रो कूलाम का आवेश गोला से पृथ्वी में अथवा -10 माइक्रो कूलाम का आवेश पृथ्वी से गोला में जाएगा, पृथ्वी से गोला में जाएगा। इन दोनों का अभिप्राय एक ही है, इन दोनों का अभिप्राय क्या है, एक ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा, धारा के प्रकार। लिखिएगा, धारा के प्रकार, ठीक है। अब धारा जो है, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों ध्यान से, हो गया विद्युत धारा के प्रकार। ओके, ध्यान से समझिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा,
जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है दिष्ट धारा। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। दोनों का मतलब समझिए। जो धारा आपके घर में सप्लाई होता है, आपने दोनों का मतलब पहले भी समझ रखा होगा, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। जो धारा आपके घर में बह रहा है, जो धारा आपके घर में सप्लाई हो रहा है, वो क्या है, एसी है। एसी भी इसको बोलते हैं, एसी क्या बोलते हैं, एसी, एसी अल्टरनेटिंग सी से करंट। और इसको बोलते हैं डीसी, नाम सुना होगा शायद आपने, डायरेक्ट डी से और सी से करंट। तो जो धारा आपके घर में सप्लाई के द्वारा पहुंचती है, वो धारा कौन सी है, एसी है। ये बहुत जानलेवा होता है। आपने देखा होगा कि इस करंट के लगने से बहुत लोग मर जाते हैं, है ना, सुना होगा ऐसा। तो बेहद खतरनाक है ये धारा, बहुत शक्तिशाली भी है, तभी तो खतरनाक है। सेकेंड, दिस धारा डीसी, ये खतरनाक नहीं होती है, ये बैटरी द्वारा उत्पन्न होता है। शायद आपके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में देखा होगा कि बैटरी लगी होती है, तो बैटरी कौन सी धारा निकालती है, डीसी। बैटरी में आपने देखा होगा 2 पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल, एक निगेटिव पोल, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। दिष्ट धारा का क्या क्या गुण होता है। जैसे दिष्ट धारा में जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, कभी निगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है। यदि इन दोनों की मदद से आप कोई बल्ब जलाते हो, यदि आप इसको पलट दो ध्रुवता, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला पोल लगाए हुए बल्ब का, लेकिन उल्टा कर दोगे जैसे ही, तो बल्ब नहीं जलेगा। फ़ैन ही चलाओगे, जैसे ही उल्टा जोड़ोगे, एक पॉजिटिव जोड़ करके चलाओगे तो फ़ैन चलेगा और आपको वो हवा देगा। लेकिन जैसे ही उल्टा कर लेते हो, पॉजिटिव में निगेटिव, निगेटिव में पॉजिटिव, वैसे ही फ़ैन तो चलेगा लेकिन उल्टा दिशा में चलेगा, यानी कि हवा देने के बजाय इधर से लेने लग जाएगा, पीछे की ओर निकालने लग जाएगा हवा। लेकिन जो डीसी से चलने वाला फ़ैन है वो ऐसा करता है। एसी से चलने वाला फ़ैन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आप देखना चला करके, आप यदि एसी सर्किट में जो आपके घर में सप्लाई हो रहा है उसमें उल्टा भी जोड़ दो तार, तब भी बल्ब जलेगा, तब भी फ़ैन चलेगा सीधी दिशा में ही, टीवी तब भी चलेगा, फ्रिज तब भी चलेगा। मतलब उल्टा सीधा करने से एसी के इंस्ट्रूमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा सा बात हमें क्या पता पड़ा कि डीसी करंट वह करंट है जिसकी ध्रुवता फिक्स होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव रहेगा हमेशा। जबकि एसी करंट वह है जिसकी ध्रुवता बदलती रहती है ना, इसका वास्तव में ध्रुवता बदलता रहता है। ओके बच्चों, तो चलिए लिखते हैं, डिफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं इसका। प्रत्यावर्ती धारा लिख करके डैश लिखिएगा और लिखिएगा, वैसी धारा जिसकी ध्रुवता निश्चित समय अंतराल में बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। दिष्ट धारा में लिखिएगा, वैसी धारा जिसकी ध्रुवता नियत रहता है, दिष्ट धारा कहलाता है। दिष्ट धारा कहलाता है। ओके, गुड। अब लिखिएगा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। लिखिए तो, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। दिष्ट धारा यानी कि इसको बोलते हैं डीसी, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको क्या बोलते हैं, एसी। दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हो गया दिष्ट धारा। पहला तो इसका परिभाषा हो जाएगा, इसमें भी क्या परिभाषा है कि भाई इसकी ध्रुवता नियत रहती है। क्या लिखोगे, इसकी ध्रुवता नियत रहता है। इसमें क्या लिखिएगा, इसकी ध्रुवता निश्चित समय अंतराल में बदलती रहती है। ओके, गुड भाई, निश्चित अंतराल में बदलता रहता है। नेक्स्ट सेकेंड देखो, ये जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा जो है
यदि आप बैटरी के दोनों पोल को छू भी लो तो कुछ होगा आपको? बिल्कुल नहीं होगा। जबकि एसी के दोनों पोल को छुए होते बिल्कुल आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो यह जानलेवा नहीं है। और ये क्या है? यह जानलेवा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, तीसरा, जो दिष्ट धारा होता है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्टली कैसे होता है? तो आपके घर में इन्वर्टर यदि आप लगवाते हो तो देखोगे कि इन्वर्टर लेने में हमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च हो जाता है। ठीक है। और उसका यूज़ कितना कर सकते हो? वो भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं चला सकते हो, आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ही चल सकते हैं, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। जबकि 20 से 25 हज़ार रुपये में शायद आप 10 साल या 15 साल तक जितना मन है उतना बिजली खर्च कर सकते हो अपने घर में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके रिस्पेक्ट में, और तब भी जाके उतना पैसा का वो होगा। जबकि वो बैटरी भी आपका 2 साल में ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से समझ रहे हो कितना ज़्यादा ये सस्ता है? कौन? प्रत्यावर्ती धारा। और कितना ज़्यादा महंगा है? कौन? दिष्ट धारा। तो ये क्या है? यह महंगा होता है। और ये क्या होता है? यह सस्ता होता है। अब देखो समझना, ये जो दिष्ट धारा है इसको उत्पन्न करना बहुत सरल है। सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना बहुत सरल है, दिष्ट धारा को उत्पन्न करना बहुत ज़्यादा कठिन है। जैसे आप घर में देखते होगे, शादी उदी का फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? जनरेटर वाले को ले आते हैं, सस्ता पड़ता है वो, एक दिन एक रात रहा, जितना मन है उतना यूज़ करो, और छोटा सा कॉस्ट उसको देना पड़ता है। क्यों नहीं हम इसको डीसी को ही वहाँ ले आते हैं, हमारे पास इन्वर्टर ले आएंगे, एक सिस्टम खरीद लेंगे और कर लेंगे काम। तो ये बहुत कॉस्टली है, दूसरा इस पर लोड भी नहीं दे सकते हैं, है ना। तो है क्या? इसका उत्पादन बहुत आसान है प्रत्यावर्ती धारा का, और इसका उत्पादन बहुत कठिन है। तो क्या लिखोगे? इसका उत्पादन कठिन है और इसका उत्पादन सरल है। ओके, अगली बात को देखिए। ये जो डीसी है, डीसी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मतलब इसकी ध्रुवता फिक्स है। तो मान लो ये है हमारा आई, और ये है आई, और ये है टी। अब सोचो, ये आई है और ये टी है। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ से धारा बह रही है तो जितना है ध्रुवता का मतलब जो भी यदि ऊपर बह रही है तो ऊपर ही रहेगी, नीचे कभी नहीं आएगी। इसको बोलेंगे हम कौन सी धारा? दिष्ट धारा। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? ये मान लो है आई और ये है हमारा टी। ध्यान से देखना, टी है ये। तो इसमें क्या होगा कि इसकी ध्रुवता बदलती रहती है, कुछ देर के लिए ऊपर फिर नीचे। देख रहे हो? तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। अगला देखना, आपने देखा होगा कि दिष्ट धारा आपके घर में, ये प्रत्यावर्ती धारा जो है आपके घर पर नहीं बन रहा है, ये बहुत दूर बन रहा है, वहाँ से यहाँ घर पर आ रहा है। ठीक है। जबकि दिष्ट धारा हम घर में यदि हमें ज़रूरत है तो वहीं बैटरी लगाना पड़ता है, मतलब इसका वितरण संभव नहीं है दिष्ट का, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का वितरण संभव है। तो वही बात लिखेंगे, इसका वितरण संभव नहीं है। इसमें लिखिएगा, इसका वितरण संभव है। ओके, छाप लीजिए इसे पॉज करके। अब देखो, अब हम क्या जानने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूं, आपको बताना है कौन डीसी है कौन एसी है। लिखिएगा, निम्नलिखित ग्राफ में दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा की पहचान करें। निम्नलिखित ग्राफ में दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा की पहचान करें। ध्यान से देखना, ऊपर में आई है
यहाँ पर टी है, यहाँ आई है, ये रहा टी। आई, ये रहा टी। ध्यान से देखो, मान लो एक धारा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, ऐसा है, चौथा, पांचवा, कुछ ऐसा है, छठा, ये है आई और ये है टी, ये है आई, ये है टी, ठीक है, आई टी। ध्यान से देखो, इसमें क्या है, नीचे ही धारा है, ये रही, ये धारा बह रही है। अब बताओ तो मुझे कौन सा दिष्ट है, कौन सा प्रत्यावर्ती है, बता सकते हो? तो देखो ध्यान से, देखो ये वाला धारा का ग्राफ है, ये तो हमारा समय और धारा का ग्राफ है। देखिए ध्यान से, ये देखो एक फिक्स वैल्यू है जो कि ऊपर ही है, मतलब इससे 0 से ऊपर ही है, तो कह सकते हो इसकी ध्रुवता बदल नहीं रही है। यानी कौन सा हो गया ये कौन सी धारा हो गई? तो ये हो गई DC, है ना, ये हो गई DC। देखो ये होगी DC। अच्छा ये देखो, इसमें बढ़ ही रहा है, कभी नीचे नहीं आया, इसका मतलब ये भी कौन सा? DC। ओके, उसमें सोचो भाई, गया थोड़ा बढ़ा फिर घटा, लेकिन फिर से देखो पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं हुआ, ये भी कौन सा हो गया? DC। ओके, यहाँ देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो वहाँ भी ग्राफ में भी देखे थे आप, AC। यहाँ भी देखो ऊपर नीचे, ये भी AC। यहाँ देखो, देख रहे हो यहाँ क्या है? नीचे है, पूरा का पूरा नीचे है, तो ये भी क्या, ना ऊपर कभी गया है, सिर्फ नीचे है, तो क्या हो गया? नीचे है तो सिर्फ क्या हो गया? अरे निगेटिव है तो निगेटिव ही रह गया ना, तो ये भी क्या हो गया? DC। ठीक है, छाप लो इसे, छाप लिया? ओके, अब हम जानने वाले हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है भाई, ये क्या है? अब देखो नाम में ही है, धारा घनत्व। जैसे आवेश घनत्व पढ़ा था आपने, आवेश घनत्व पढ़ा था ना, तो क्या था उसमें? 3 था, है ना। एक था क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, एक था रेखीय आवेश घनत्व, एक था आयतनात्मक आवेश घनत्व। लेकिन धारा में ऐसा नहीं होगा। धारा बहता कैसे है? देखो इस सरफेस से सीधे ऐसे निकलेगा धारा, इससे। इसमें आयतनात्मक वगैरह होने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या होगा? पृष्ठीय होता है ये। तो बात ही है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि पृष्ठीय ही होगा। तो इसकी परिभाषा भी वैसे ही पृष्ठ के अकॉर्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? कि प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ओके बच्चों, अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? देखो यदि ये बेलनाकार एक चालक है तो ये वाला जो सिरा होगा इसको बोलेंगे हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है ना। ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे, ये वाला जो होगा इसके लंब, जैसे कि ये हमारा ये है ना, तो ये वाला जो सिरा होगा ये, इसको। ठीक है, तो ये बोल दिया आपने,
यहाँ से समझ लिया आपने कि इससे जो बहेगी धारा उसको क्या बोलेंगे हम, धारा घनत्व। देखो इसे J से सूचित किया जाता है ना, इसे मतलब धारा घनत्व को J से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला इसका SI मात्रक। देखो तो क्या होगा, क्या कहा गया, देखो ध्यान से, प्रति इकाई, तो J बराबर क्या हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल के लिए A, प्रवाहित धारा को I, तो क्या हो जाएगा SI मात्रक बोलो तो वहाँ से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट इसका विमा सूत्र, इसका विमा सूत्र जो है वो होता है, क्या हो जाएगा, देखो वहाँ से देख करके, A नीचे से L गया ऊपर तो AL-2 होता है। नेक्स्ट ये जो है ना, ये एक सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, सदिश। जैसे ही सदिश आया इसको यहाँ लिख दिया। अब सोचो, ध्यान से समझिएगा, मैं यदि कह रहा हूँ कि J बराबर I/A, ध्यान से समझो, इसको छापने के बाद समझिएगा कि मैं यदि कह रहा हूँ J बराबर I/A और J है सदिश राशि, इसका मतलब क्या है कि I अदिश यदि है तो I बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, JA। अब सोचो I बराबर क्या लिख सकता हूँ, J और A। अब सोचो यदि ये अदिश है, I क्या है, अदिश है, तो पक्का इन दोनों का गुणनफल कैसा होना चाहिए, अदिश। चूंकि क्षेत्रफल भी क्या होता है, सदिश, आपको पता होगा क्षेत्रफल सदिश होता है। यदि वो अनुप्रस्थ लिया गया है तो चूंकि उसकी दिशा होगी तल के लंबवत, तो ये हो गया अपना सदिश, ये भी हो गया सदिश। तो दो सदिशों का गुणनफल अदिश कब होगा, जब वो अदिश गुणनफल हो, है ना। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश तथा धारा घनत्व के अदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा छापिए और नीचे लिखते हैं। इसको छापने के बाद यहाँ तक हो गया, लिखिएगा इस प्रकार धारा घनत्व, J बराबर I/A, J बराबर I/A। लिख लिया, लिख लो। अब मैं जो वही बात कहा, एक नोट डालिएगा और नोट में लिखिएगा। क्या नोट में लिखना है, लिखो तो लिखिएगा धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, लिखिएगा धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नोट में लिख लिया आपने। तो आज रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।